ये मेहरब की आवाज है। अब ये लड़की किस पर चिल्ला रही है? मेहरब की माँ रफ्त बेगम उसके पापा मलिक जुबैर से कहते हुए भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर मेहरब के कमरे में पहुंची। मेहरब गुस्से में बहुत तेज थी और उसके भाई के हद से ज्यादा लाड और प्यार ने मेहरब को बिगाड़ दिया था। अक्सर उसकी माँ उसके भाई से यह शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने मेहरब को बहुत बिगाड़ दिया है। तुम लोग कोई काम ढंग से कर भी सकते हो या नहीं? मेरा ब्रांडेड सूट तुम लोगों ने जलाकर रख दिया है। इसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा? सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। नौकर ने सफाई दी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा इतना महंगा सूट ठीक हो जाएगा? मेहरब मलिक जुबैर की बेटी थी, जो कि एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था। उसका एक भाई था जो उससे हद से ज्यादा प्यार करता था। उम्र में वह उससे 12 साल बड़ा था और उसका नाम शामिर मलिक था। मलिक जुबैर और रफ्त बेगम की सबसे कीमती दौलत उनकी दो संतानें थीं। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन मेहरब को शामिर के हद से ज्यादा लाड प्यार ने काफी बिगाड़ दिया था। शामिर खुद एक बहुत ही समझदार इंसान था, लेकिन मेहरब अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव थी। वह अपनी चीजों को किसी को छूने भी नहीं देती थी, फिर चाहे वह रिश्ते हों, उसके कॉस्मेटिक्स की चीजें, उसकी ज्वेलरी हो या फिर उसके जूते। वह अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मेहरब, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? रफ्त बेगम जब अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुईं, तो उन्होंने देखा कि मेहरब घर की दो नौकरानियों को लाइन में खड़ा कर डांट रही थी। ये देखिए, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट इन्होंने जला दिया है। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मेहरब अपनी मां के सामने अपना फ्रॉक दिखाते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मेहरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया होगा ना? अगर गलती से जल गया है तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? गलती तो किसी से भी हो सकती है। रफ्त बेगम ने समझाने की कोशिश की। मामा प्लीज, आपको तो हर बात ही नॉर्मल लगती है। ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि हर काम को ढंग से करें। मेहरब गुस्से में बोल पड़ी। मेहरब, वो लोग अपना हर काम अच्छे से ही करते हैं। अगर आज गलती हो गई है तो माफ कर दो। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, तो बताइए मैं अब क्या पहनकर जाऊं? मेहरब ने झल्लाते हुए पूछा। मेहरब बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ और पहन लो। रफ्त बेगम ने कहा। मुझे नहीं पहनने वो कपड़े। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेहरब ने जिद करते हुए जवाब दिया। मेहरब बेटा, क्या परेशानी है? क्यों तुम गुस्सा कर रही हो? तभी जुबैर मलिक भी कमरे में आ गए। पापा ये देखिए, इन्होंने मेरी ड्रेस जला दी, जो मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पर पहनकर जाने वाली थी, और मम्मा इनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही हैं। मेहरब रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? मेहरब के पापा ने अपनी बीवी को मजाकिया अंदाज में डांटते हुए कहा। बहुत बढ़िया, आधा तो इसके भाई ने इसे बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर आप पूरी कर दो। मेहरब की मां ने गुस्से में जवाब दिया। आप मेरी बेटी को डांटा मत करो। और किसने कहा कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। जुबैर मलिक ने अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए कहा। माशाअल्लाह, इसी तरह अपनी बेटी का साथ देते रहो। जब इसे शादी करके दूसरे घर भेजोगे तो एक काम करना, आप दोनों बाप बेटा भी इसके साथ ही चले जाना। इसे ससुराल में आप दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। रफ्त बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। पापा, देखा ना आपने, मामा कैसे हमेशा मुझ पर ही चिल्लाती रहती है। मेरब ने शिकायती लहजे में कहा। फिर उसने नौकरानियों की तरफ देखा और गुस्से में बोली, और तुम दोनों यहां क्या खड़ी हो? निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मुझे मामा से इतनी बातें सुननी पड़ी, जबकि डांट मामा को तुम्हें लगानी चाहिए थी। बेचारी नौकरानियां अपनी जान बचाते हुए एक पल में ही कमरे से बाहर निकल गईं। अब बताओ मेरे बेटे को क्या चाहिए? क्या नई ड्रेस चाहिए? पापा ने मजाक में पूछा। पापा, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहां नई
ड्रेस पहनकर जाना है। आपको तो पता है ना कि मैं एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती। मैरब ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जानिए, नया ड्रेस ले लें। मैरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मैरब के हाथ में थमाते हुए कहा। लव यू पापा। मैरब अपने पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। मेरा शरीर टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं। मेरे शरीर में इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों नहीं मुझे मरने देते? मुझे, जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा दे दो, प्लीज। पहले तो तू उस लड़की के बिना नहीं रह सकता था, अब तू नशे के बिना नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज की डिमांड तो कर। रोमान शाह आंखें दिखाते हुए बोला। मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। क्यों नहीं? तुम लोग मेरी जान छोड़ देते हो? एक लड़की के लिए अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई कि तुम्हें न तो अपनी बूढ़ी मां दिखाई दे रही है और न ही अपने जिगरी यार। तुम्हारी जवानी पर लानत है। हाँ, नहीं दिख रही मुझे मेरी बूढ़ी मां और न ही तुम लोग। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों हर जगह साए की तरह मेरे पीछे आ जाते हो? अपनी बंद करो और चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। रोमान शाह अहमर को हाथ से खींचते हुए गाड़ी में बैठा रहा था। रोमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अमर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूं कैसे नहीं चलते तुम मेरे साथ। रोमान शाह ने नशे में टूटे हुए अहमर को सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बांध दी और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमर रोमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त था। रोमान शाह, अहमर और शाहजेब तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक इन तीनों ने साथ में पढ़ाई की थी। तीनों की केमिस्ट्री और दोस्ती लाजवाब थी। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया करते थे यूनिवर्सिटी में। उनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन फिर अहमद की जिंदगी में एक लड़की आई जिसे अहमद ने बहुत प्यार किया और उसे लेकर बहुत ही खुश था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने अहमद को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरिशा एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसके माता पिता ज्यादातर विदेश में ही रहते थे और यहां पर वह अकेली रहकर खूब ऐशो आराम किया करती थी। यूनिवर्सिटी में भी वह सिर्फ लड़कों से दोस्ती निभाने के लिए ही आती थी। लेकिन अहमद उसके प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसे उसकी कोई भी बात दिखाई नहीं देती थी। जबकि शाहजेब खान और रोमान शाह उसे बार बार समझाते थे कि यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन अहमद के सिर पर अर्शा का प्यार सवार था। कई बार इन तीनों में अर्शा को लेकर झगड़ा भी हुआ, लेकिन अहमद उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। करते करते वह लड़की अहमद को इस मोड़ पर छोड़कर चली गई थी कि अब अहमद खुद को नशे की लत में डालकर अर्शा को भुलाने की कोशिश करता। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर हर बार रोमान शाह समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता था। रोमान शाह अपने दोस्तों के लिए बहुत वफादार था। वह उन दोस्तों के लिए जीने वाला इंसान था। तो भला ऐसे वक्त में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता था? अहमद यार, तुझे सच में अपनी बूढ़ी मां नजर नहीं आती, जिसके जीने का एकमात्र सहारा सिर्फ तू है? पता है, वह मुझे फोन करते हुए किस तरह से तड़प कर रो रही थी और बता रही थी कि तूने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की है। रोमान, मैं क्या करूं? मेरे दिमाग से अर्शा नहीं जाती। मैं उसे भुलाने की बहुत कोशिश करता हूं। जितनी कोशिश करता हूं, वह उतनी ही मुझे और याद आती है। उसे भुलाने के लिए ही मैं नशा करता हूं। उसे भुलाने के लिए ही मैं मरना चाहता हूं। अहमद बेबस होकर रोते हुए शर्मिंदा अंदाज में अपनी आंखें झुकाए बैठा था। रोमान, तू तो मेरा यार है ना? तू मुझे अर्शा ला दे। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं नशा छोड़ दूंगा। अहमद बहुत उम्मीद भरी नजरों से गाड़ी चलाते हुए रोमान शाह से बोल रहा था। रोमान शाह उनकी टोली का जान था।
वह अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखता था। ठीक है, तुम वादा करो कि तुम अपना इलाज अच्छे से करवाओगे और फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम ये वादा करते हो तो रोमान शाह वादा करता है कि अर्षा को तुम्हारी जिंदगी में जरूर वापस लेकर आएगा। रोमान शाह, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना इलाज ठीक से करवाऊंगा, बस तुम मुझे मेरी अर्षा वापस ला कर दो। रोमान शाह ने यह वादा करते हुए अहमद को अस्पताल के अंदर ले आया, जहां डॉक्टर शाहजेब उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर शाहजेब उनकी टोली का तीसरा दोस्त था। तीनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अहमद को शाहजेब ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जहां उसका इलाज शुरू हो चुका था। अहमद के कई टेस्ट हुए, जिनमें डॉक्टर ने बताया कि अहमद के शरीर में 70% ड्रग्स का असर फैल चुका है। यह जहर उसके शरीर को 70% तक नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन डॉक्टरों ने यकीन दिलाया कि अगर मरीज खुद कोशिश करे और अच्छे से इलाज करवाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। रोमान, तुम अहमद को एडमिट करवाने के लिए कैसे मना कर लाए हो? क्योंकि वो इतनी आसानी से तो अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकता था। डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह से अस्पताल के बाहर खड़ा ये पूछ रहा था। मैंने उससे ये कहा है कि अगर वो अपना इलाज अच्छे से करवा ले तो मैं उसे अरिशा वापस ला कर दूंगा। क्या तुमने अहमद से ये कहा है कि तुम उसे अर्शा वापस लाकर दोगे? इससे तो बेहतर था कि उसे मरने देते, उसको ड्रग्स के नशे में। डॉक्टर शाहजेब गुस्से से बोला। शाहजेब, अगर यार की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मेरे नजदीक ये गलत नहीं है। मतलब कि तुमने अहमद से झूठ कहा है? नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस अर्शा जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की जिंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि सच में तुम उस घटिया अर्शा को अहमद की जिंदगी में वापस ले आओगे। डॉक्टर शाहजेब लंबी सांस लेते हुए शुक्र कर रहा था। माँ जी, कहाँ जा रही हो? इस तरह से सच सवार कर रोमियो महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे हवेली के बरामदे में ले आया था। रोमियो और महक दोनों आपस में कजन्स थे। रोमियो महक का चाचा का बेटा था और महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमियो के बाबा के अलावा दो और भाई थे। रोमियो के बाबा ज्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से उसके हिस्से में कुछ खास नहीं आया था। रोमियो के पापा के दोनों बड़े भाई, जो कि बहुत ज्यादा चालाक और बेईमान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के बाबा की आधी से ज्यादा जायदाद हड़प ली थी। रोमियो भी इस काबिल नहीं था कि वो अपने बाप के साथ कंधा लगाकर खड़ा हो सके। वो अभी मैट्रिक के पेपर दे रहा था। रोमियो का बाबा अक्सर बीमार रहने लगा था। रोमियो की मां अक्सर रोमियो के बाबा से यह शिकायत करती थी कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया है और आप कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब दिया करते थे। बेगम, यह दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा। आखिर में सिर्फ अपने अमाल ही लेकर जाने हैं, तो इसलिए दुनिया की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इस काबिल जरूर बनेगा कि वो अपनी मेहनत के बलबूते से अपना नाम कमा लेगा। तुम हमारे बेटे की फिक्र मत किया करो। मगर रोमियो की मां अक्सर इस बात पर नाराज होती थी कि हमारा बेटा ही नहीं, हमारी एक बेटी भी है। जब हम उसकी शादी करेंगे तो क्या उसे खाली हाथ रुखसत कर देंगे? रोमियो के बाबा इस बात पर भी बड़े तहमुल से जवाब दिया करते थे। बेगम, अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है तो उसके नसीब भी उस जात ने जरूर लिखे होंगे। तुम हमारी बेटी के लिए परेशान मत हो। खुदा उसे मेरे जैसा हमसफर दे तो उसे कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात पर रोमियो की मां चुप हो जाती थी, क्योंकि ये सच था कि रोमियो के बाबा ने रोमियो की मां को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। हालांकि रोमियो की मां एक बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। रोमियो की मां यतीम थी, उसके माँ बाप मरे हुए थे और दादी ने उसे पाला था, जिसकी वजह से रोमियो की मां कुछ भी जहेज में लेकर नहीं आई थी। मगर एक शादी में रोमियो के बाबा ने जब उसे देखा तो उसे वो बहुत पसंद आ गई थी। उसने आकर अपने बाप से जिद की कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। बस शायद ये शादी ही रोमियो के बाबा के लिए सजा बन गई थी,
क्योंकि न तो रोमियो की माँ उसके दादा की दूसरी बहू की तरह खानदानी थी, न ही अमीर, और न ही दूसरी बहुओं की तरह पढ़ी लिखी थी। रोमियो की माँ बहुत ही सादा मिजाज और नेक औरत थी, जिसकी वजह से हमेशा वो सबसे अलग थलग ही रही। उसने कभी भी घर वालों से शिकवा शिकायतें, लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। बस कभी दिल भर जाता तो अपने शौहर से दिल की बड़ास निकाल लेती थी। उसे कभी भी घर की बहू होने का मान नहीं दिया गया था। जिंदगी का सफर यूं ही कटता गया। मगर रोमियो के बाबा ने हमेशा रोमियो की मां को बहुत मोहब्बत दी और उसे कभी उसका पिछला याद नहीं आने दिया। इसीलिए रोमियो की मां बीच में अपनी बेटी के लिए अपने शौहर जैसा ही हमसफर खुदा से मांगती थी। रोमियो को अपने ताया की बेटी महक बहुत पसंद थी, मगर महक रोमियो को मुंह नहीं लगाती थी। इस वजह से नहीं कि रोमियो खूबसूरत नहीं था। रोमियो खूबसूरती के लिहाज से खानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था, मगर रोमियो के पास उसके बाबा की जायदाद नहीं थी और ना ही घर में रोमियो के बाबा की वो हैसियत थी जो उसके दोनों ताया की थी। इसलिए रोमियो को भी महक हमेशा रिजेक्ट ही करती थी। मगर रोमियो हर बार अपने दिल से मजबूर होकर महक के करीब होता था। आज भी महक जब तैयार होकर दूसरी हवेली जा रही थी, दूसरी हवेली में महक के ननिहाल वाले रहते थे। महक के मामू भी काफी नकछड़े थे, उनको भी काफी मान था अपनी दौलत पर। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दूसरी हवेली जाना है, महक रोमियो से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। दूसरी हवेली? इतनी मुंह फाड़कर जाने की क्या जरूरत है? रोमियो को महक का यूं सजना संवरना बहुत बुरा लगता था। महक बहुत ही ज्यादा फैशन लेबल थी। रोमियो, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। ना तो तुम मेरे बाप हो और ना मेरे भाई, समझे तुम? महक, तुम मुझसे इस अल्फाज में बात मत किया करो।